जासूस ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो अपने देश के लिए अंधेरे में जीते हैं, अंधेरे में काम करते हैं और कई बार अंधेरे में ही खो जाते हैं। ना कोई पहचान, ना कोई ताली बजाने वाला, ना कोई सम्मान, फिर भी ये हर दिन अपनी जान दांव पर लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका देश सुरक्षित रह सके। चुपचाप लड़ते हैं, बॉर्डर्स पर नहीं, लेकिन बॉर्डर्स के लिए। बंदूक से नहीं लड़ते दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन से लड़ते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो सरकारें हिला सकती है, युद्ध रोक सकती है या इतिहास का रुख बदल सकती है। उनका काम बहादुरी के साथ साथ जोखिम से भरा होता है, लेकिन उनकी बहादुरी अक्सर दुनिया की नज़रों से छिपी रह जाती है। और सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि कई बार यही लोग जो अपने देश के लिए सब कुछ दे देते हैं, राजनीति के खेल में सबसे पहले कुर्बान कर दिए जाते हैं। कभी सत्ता बचाने के लिए, कभी राजनीतिक फायदे के लिए या किसी बहुत बड़े सच को छुपाने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है और फिर उनकी मौत एक रहस्य बन जाती है। सवाल तो उठते हैं लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते। फाइलें बंद हो जाती हैं और सच दबा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग मरकर भी मरते नहीं। उनकी कहानी दबाई जरूर जा सकती है दोस्तों, मिटाई नहीं जा सकती। उनका साहस, उनका बलिदान और उनके काम की गूंज लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। समय बीत जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन ऐसे लोग हमेशा याद रह जाते हैं, बहुत गर्व के साथ और दिल में भरपूर सम्मान के साथ। और आज ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाएंगे फणींद्र नाथ बैनर्जी की, या फिर नाथ बाबू। बहुत प्यार से उन्हें नाथ बाबू बुलाया जाता था, तो आज की कहानी में हम उन्हें नाथ बाबू कह के ही बुलाएंगे। दक्षिण एशिया के इतिहास में 1960 और 1970 का जो दशक था वो सिर्फ राजनीतिक बदलाव का दौर नहीं था। ये एक ऐसा समय था जब कंट्रीज़ की जो बॉर्डर्स थे वो बदल रहे थे, सरकारें हिल रही थीं और पर्दे के पीछे ऐसी चालें चली जा रही थी जिनका असर लाखों लोगों की किस्मत पर पड़ने वाला था। पाकिस्तान टूट रहा था, बांग्लादेश बनने की ओर बढ़ रहा था, सिक्किम का भविष्य बदल रहा था और कोल्ड वॉर जो रशिया और अमेरिका के बीच में था उसकी एक अनदेखी अदृश्य लड़ाई इस पूरे इलाके पर अपना साया डाल चुकी थी। और इसी उथल पुथल के बीच भारत की खुफिया दुनिया में कुछ ऐसे लोग एक्टिव थे जिनके नाम ओपन एरियाज में, एक्टिव प्लेसेस में नहीं लिए जाते थे, लेकिन उनका असर इतिहास के पन्नों पर साफ दिखाई देता है। उन्हीं में से एक थे हमारे नाथ बाबू। रॉ में एक वरिष्ठ अधिकारी और जॉइंट डायरेक्टर के रूप में नाथ बाबू सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाले अधिकारी नहीं थे। वो एक ऐसे व्यक्ति माने जाते थे जिन्हें लोगों को जोड़ना आता था, गुप्त नेटवर्क, सीक्रेट नेटवर्क बनाना आता था, माहौल को अपने पक्ष में मोड़ना आता था और बिना किसी ओपन लड़ाई के राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक रिजल्ट्स को हासिल करना आता था। लेकिन जितनी रहस्यमयी उनकी दुनिया थी उतना ही रहस्यमय उनका अंत बन गया दोस्तों। तो चलते हैं जुलाई 1974, ढाका। उस समय नाथ बाबू सिर्फ एक सीक्रेट एजेंट नहीं थे, सीक्रेट ऑफिसर नहीं थे। कहते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सीधे सीक्रेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे थे। तो ऑफिशियली उनके ऊपर शेख मुजीबुर रहमान की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी भी थी। और इसी दौरान वो कथित तौर पर एक ऐसी साजिश के करीब पहुंच रहे थे जो बांग्लादेश के इस संस्थापक नेता की हत्या से जुड़ी थी। और फिर अचानक वो मृत पाए गए। ऑफिशियली लोगों ने इन्हें नॉर्मल डेथ करार दिया उनकी डेथ को, और सवाल यहीं से शुरू हुए। क्या ये सचमुच एक नॉर्मल डेथ थी या उन्होंने कुछ ऐसा जान लिया था जो बहुत बड़े लोगों के लिए खतरा बन सकता था? क्या उनकी मौत सिर्फ एक इत्तेफाक थी या एक सोची समझी साजिश और उसके पीछे प्लान की हुई चुप्पी?
नाथ बाबू की पहचान बाद में इवेंचुअली एक बहुत तेज दिमाग वाले, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में बनी। लेकिन ये जो उनकी बुद्धि थी, उनका ये जो एनालिसिस की जो कैपेबिलिटी थी, जो तीखापन था उनके एनालिसिस में, वो उसकी नींव पड़ना शुरू हो गई थी ब्रिटिश राज के आखिरी दौर में ही। जो 1947 में ब्रिटिश गए थे, उसी टाइम पर ये उनकी कैपेबिलिटी जो थी वो बनने लगी थी। 2 जून 1912 को जन्मे नाथ बाबू एक ऐसे बंगाल में बड़े हुए थे जहां पे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत ओपन और एक्टिव सोच थी। लोगों में बहुत इंटेलेक्चुअल बहस होती थी उसके लिए, और बहुत ही एक्टिव और अग्रेसिव राजनीतिक विचार जो थे वो जोर पकड़ते थे। वो एक ऐसे बंगाल में बड़े हुए थे, और उनकी जो शुरुआती लाइफ है, उनकी बहुत सारी पर्सनल बातें आज भी धुंधली हैं दोस्तों, कोई पूरी तरह से नहीं जानता, क्योंकि पूरा उनका लाइफ जो थी वो काफ़ी सीक्रेसी में ही रही। कहते हैं उन्होंने कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की थी, और ये वो कॉलेज था जिसमें उस दौर में इंडिया के बेस्ट और सबसे बड़े अफसर, नेता और इंटेलेक्चुअल्स तैयार होते थे। कहते हैं नाथ बाबू ने शुरुआती करियर में एक आईपीएस ऑफिसर की तरह उन्हें बांकुरा में, वेस्ट बंगाल में बांकुरा में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्टिंग मिली थी पहली, और फिर उनका जो ट्रांसफर था वो त्रिपुरा के बहुत ही सेंसिटिव इलाके में कर दिया गया। और त्रिपुरा की यही पोस्टिंग इस भविष्य के स्पाई मास्टर की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई। 1950 के दशक में त्रिपुरा भारत का एक ऐसा ज्योग्राफिक एरिया था जो काफी अलग थलग था और लगभग पूरी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के माहौल से घिरा हुआ था। बॉर्डर्स खुले हुए थे, पोरस बॉर्डर्स थे, घने जंगलों से भरे हुए थे, तो उन्हें पूरी तरह सील कर पाना भी नामुमकिन था। तो उन्हें सुपरिंटेंडेंट के हैसियत से वहाँ पर कानून व्यवस्था स्थापित करनी थी। तो उन्हें वहाँ पे रोज़ाना सीमा पार तस्करी या आबादी के जो डेमोग्राफी जो बदलती थी उसका, या जो शरणार्थी वहाँ से भाग के इस पाकिस्तान से इंडिया आते थे उनकी, या फिर उभरती हुई जो आदिवासी थे वहाँ के, उनकी जो बगावत होती थी, इस तरह की प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता था लगभग रोज। और इससे निपटने के लिए नाथ बाबू ने इसी टाइम पर मुखबिरों की, खबरियों की, भरोसेमंद सोर्सेस की, सीमा के पार कॉन्टैक्ट्स का एक नेटवर्क बनाना शुरू किया। त्रिपुरा में रहते हुए नाथ बाबू ने पूर्वी पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी जो बंगाली पॉपुलेशन थी, और वेस्ट पाकिस्तान की जो उर्दू बोलने वाले, जो उनके सैनिक, जो उनकी मिलिट्री एरिया था, उनके बीच में धीरे धीरे सुलग रहे तनाव की बहुत गहरी और बारीक समझ हासिल कर ली थी। उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस सीखी, राजनीतिक नक्शे को समझा। उन्होंने ये, और वही थे जिन्होंने इंडिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसानी जो इंटेलिजेंस है उसको इस्तेमाल करने का और उनको एक सोर्स की तरह यूज करने का जो फाउंडेशन था वो उन्होंने ही रखा था। और उन्होंने अपने देश के लिए करीबन 1 दशक के बाद बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही केपेबल तरीके से उन्होंने इस नींव जो उन्होंने रखी थी, जो फाउंडेशन उन्होंने बनाया था, उसका उन्होंने इस्तेमाल भी किया। अब पूर्वी सीमा, जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारी कंट्री का, खासतौर पर जहाँ पे इतना इंस्टेबिलिटी थी, इतना सेंसिटिव इलाका था, वहाँ पर जानकारी जुटाने के लिए जो नाथ बाबू ने इतनी अनयूजुअल तरीके से जो काम किया था, वो उनकी कैपेबिलिटी दिल्ली की केंद्र सरकार की नज़रों में भी आ गई थी। 4 फरवरी 1959 को उन्हें एक सेंट्रल पोस्टिंग में बुलाकर भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में शामिल किया गया। उस समय आईबी के प्रमुख थे बीएन मलिक, और मिस्टर मलिक के ही लीडरशिप के अंडर में इंटेलिजेंस ब्यूरो 2 काम करता था। इंडिया के लिए काउंटर इंटेलिजेंस और बाहर की खुफिया जानकारी जो थी वो जुटाता था। और आईबी में शामिल होना नाथ बाबू के करियर का एक बहुत बड़ा मोड़ था। पूर्वी एरिया में जो वो काम करते थे, ईस्टर्न एरिया में काम करते करते वो आगे चल के जॉइंट डायरेक्टर बने आईबी के, और पूर्वी पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था, और जो हिमालय की जो सीमाएं थी हमारी, वहाँ से आने वाली
भारी मात्रा में खुफिया जो सूचनाएं थी, जो इन्फॉर्मेशन आती थी, उसको संभाल रहे थे वो अपने इस पोस्ट में। लेकिन फिर 1962 में भारत की जो ये खुफिया व्यवस्था थी, ये पूरा नेटवर्क था, सेटअप था, इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। भारत और चीन युद्ध ने ये साफ कर दिया था कि आईबी की कैपेबिलिटी बाहरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि ये एजेंसी ये नहीं भांप पाई, ये नहीं पता लगा पाई कि हिमालयन बॉर्डर पर ही चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी वो कितनी तेजी से और कितने ही बड़े स्तर पर मिलिट्री और बाकी रिसोर्सेस इकट्ठा कर रही थी भारत पर अटैक करने के लिए। इसका नतीजा भारत की बेहद अपमानजनक मिलिट्री हार के रूप में सामने आया। लेकिन इस झटके से सरकार के सामने एक बात जरूर साफ हो गई थी कि इंडिया को एक ऐसी अलग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक नेटवर्क वाली एजेंसी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम पर फोकस करे, बाहरी इंटेलिजेंस लाने का काम। क्योंकि अब ये कोई ऑप्शन नहीं था, ये एक नेसेसिटी बन चुकी थी इंडिया के लिए। और फिर 21 सितंबर 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के गठन को मंजूरी दे दी। और इस नई एजेंसी की कमान इंदिरा गांधी ने RN काओ के हाथ में दी, एक कश्मीरी ब्राह्मण, बहुत सधे हुए, बहुत शालीन, लेकिन हद से ज्यादा प्रभावशाली एक स्पाई मास्टर, जिनकी पहचान थी कैसे संस्थानों को, एसोसिएशंस को, इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया जाता है। और काओ अच्छी तरह समझते थे कि रॉ की सफलता पूरी तरह से इसी बात पर डिपेंडेंट थी कि उनकी इनिशियल टीम कितनी स्ट्रांग है। इसलिए उन्होंने तुरंत आईबी के सबसे तेज, सबसे कैपेबल और सबसे ज्यादा स्ट्रांग ऑफिसर्स को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। इनमें से कुछ नाम थे के शंकरन नायर, MBK नायर, IS हसनवालिया और सबसे इंपॉर्टेंट नाथ बाबू। काओ के साथ इस नई संस्था में आने के बाद नाथ बाबू को स्पेशल ब्यूरो में कमिश्नर बना के ईस्टर्न जोन में अपॉइंट किया गया, जो वही ईस्ट पाकिस्तान वाला जो इलाका था, और उनका हेड ऑफिस था कोलकाता में। तो दिल्ली में बैठे काओ और कोलकाता में बैठे नाथ बाबू के बीच में जो ऑफिशियल रिलेशनशिप था, वही कहते हैं रॉ की इनिशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था। जहां काओ रणनीति संभाल रहे थे, स्ट्रैटेजी संभाल रहे थे, इंदिरा गांधी के साथ राजनीतिक तालमेल, रिश्ते बना रहे थे, इंटरनेशनल रिश्ते बना रहे थे, वहीं पर नाथ बाबू असली कमांडर की तरह संचालन कर रहे थे बैठ के। त्रिपुरा में रहते हुए अपने समय में जो नाथ बाबू ने टाइम स्पेंड किया था और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया था, उसके सहारे उन्होंने ये बहुत जल्दी समझ लिया था कि शेख मुजीबुर रहमान और उनकी आवामी लीग पार्टी ही बंगाल नेशनलिज्म की सबसे बड़ी ताकत थी। और उसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान भारत की पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी एक बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते थे। नाथ बाबू, इंडिया का खुफिया जो नेटवर्क था, जो सीक्रेट नेटवर्क था, और मुजीबुर रहमान के बीच में जो रिश्ता बना, उसकी जो शुरुआत थी वो बहुत सीक्रेसी के साथ हुई थी। तो कहते हैं जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लंदन गई थी। उसी दौरान नाथ बाबू ने बहुत ही सीक्रेटली इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एक बैक चैनल मीटिंग करवाई। यही मीटिंग आगे चलकर बांग्लादेश के जन्म की एक पॉलिटिकल शुरुआत साबित हुई थी। इसी मीटिंग में कहते हैं कि बंगाली फ्रीडम और उनका भारत का सीक्रेट सपोर्ट जो मिल रहा था ईस्ट पाकिस्तान को, और शायद आगे चलकर ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने का प्लान भी शायद यहीं से शुरू हुआ था। पर आखिरकार पाकिस्तान की ISI को इस रिश्ते की कुछ झलक, कुछ न्यूज मिलना शुरू हो चुकी थी शायद। 1968 में अयूब खान का जो मिलिट्री नेटवर्क था, उन्होंने अगरतला साजिश मामला शुरू किया। पाकिस्तान सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान, उनके कुछ ऑफिसर्स, बंगाली ऑफिसर्स और कुछ सरकारी ऑफिसर्स पर
देशद्रोह का आरोप लगाया। अब पाकिस्तान सरकार ने ये केस का इस्तेमाल मुजीबुर रहमान को गद्दार साबित करने के लिए किया, लेकिन हो गया इसका उल्टा। इस मुकदमे की वजह से ईस्ट पाकिस्तान में और आवामी लीग के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लोग बहुत और स्ट्रांगली सपोर्टिव हो गए। तो मुजीबुर रहमान एक बहुत स्ट्रांग नेता बन के उभरे इस केस के बाद। पर यह केस नाथ बाबू और रॉ के लिए एक और बात साबित करता था कि कैसे उनके एफर्ट्स ने पाकिस्तान के भीतर जो पहले से ही मौजूद थी दरारें, जो दरारें बन रखी थी, उनको और कितना गहरा कर दिया था। कोलकाता से काम करते हुए नाथ बाबू इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए थे, क्योंकि वो ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो नेटवर्क उन्होंने बनाया था वो सेफ रहे, और जो आवामी लीग के नेता थे, जो एक्टिव थे, जो जेल में नहीं थे उस समय, उनके साथ उनका कांटेक्ट खुला रहे। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच का जो ये राजनीतिक प्रॉब्लम था, ये तब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा जब जनरल याहिया खान की लीडरशिप में पाकिस्तान की जो मिलिट्री सरकार थी, 1970 में उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान के चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट्स मानने से साफ इनकार कर दिया, और शेख मुजीबुर रहमान को उनमें क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। और फिर 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वेस्ट पाकिस्तान के एक जेल में डाल दिया गया। और उधर ढाका में हो रही हिंसा और जो कत्लेआम हो रहा था उससे बचकर आवामी लीग के नेता भारत की ओर भागने लगे शरण के लिए। और ऐसे टाइम पर उन्हें इकट्ठा करना, उनकी सेफ्टी और पूरे नेटवर्क को संभालना, ये जिम्मेदारी थी नाथ बाबू की। नाथ बाबू ने अपनी निगरानी में बनवाई मुक्ति वाहिनी, वो सेना जो कि इन सबको संगठित करके चल रही थी। उस समय इस पूरे संघर्ष के बीच में सिर्फ भारत और पाकिस्तान का आपसी तनाव नहीं था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में थे। उसका एक सबसे बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान उस समय अमेरिका और कम्युनिस्ट चाइना के बीच में हो रहे रिलेशनशिप या जो रिश्ते बनाने की कोशिश हो रही थी, उसमें पाकिस्तान एक मेन मीडियम था। और इसी वजह से CIA और अमेरिका का जो फॉरेन डिपार्टमेंट था, दोनों ही पाकिस्तान को टूटने से बचाना चाहते थे। और इस वजह से भारत के मिलिट्री तैयारी पर और उनके इरादों पर नजर रखने के लिए CIA और अमेरिका भी अपनी खुफिया ताकत लगा रहे थे। स्पाई नेटवर्क उनका भी एक्टिव था। अब इस समय नाथ बाबू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कमजोरी पकड़ ली। उन्होंने अपने जो उनका काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क था, उसके जरिए पता लगाया कि बांग्लादेश की जो सरकार थी उसके अंदर ही एक मोल था, एक ऐसा इंसान जो कि स्पाइंग कर रहा था उनके अगेंस्ट। तो उन्होंने उसका नाम पकड़ लिया और उन्होंने उस एसेट का इस्तेमाल किया CIA के अगेंस्ट। उन्होंने शुरू किया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, गलत इंफॉर्मेशन देना। तो RN काओ और नाथ बाबू की निगरानी में रॉ ने एक नेटवर्क बनाया, जिससे उन्होंने उस मोल को, जो उनका मुखबिर था, उसको गलत इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। अब CIA और अमेरिका का फॉरेन डिपार्टमेंट तो यही समझता था कि ये बहुत ही रिलायबल सोर्स है, तो वो जो बोलता था वो उसको सच मान लेते थे। और इस वजह से जो अमेरिका का नेटवर्क था, खुफिया नेटवर्क था, वो एक झूठे भरोसे में आ गया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि निकट भविष्य में भारत तो हमला करेगा नहीं। और इस वजह से ही वॉशिंगटन ने ना तो इस्लामाबाद को टाइम पर वार्निंग दे पाए और ना ही खुद अपने जो उनके नेवल संसाधन थे, जो सोर्सेस थे, उनको समय पर मोबिलाइज कर पाए कि वो भारत के काम को या उनकी कार्रवाई को रोक सके। और जब दिसंबर 1971 में आफ्टर ऑल भारतीय सेना ने अपनी बहुत तेज और निर्णायक मिलिट्री कार्रवाई शुरू की, तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों पूरी तरह से चौंक गए। और नतीजा ये हुआ कि भारत को बहुत तेज और एकदम साफ जीत मिली। सिर्फ 13 दिन के भीतर ढाका में पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया।
बट समय के चलते ढाका की राजनीतिक स्थिति बहुत डेलिकेट हो गई थी और भारत के लिए ये बहुत जरूरी था कि बांग्लादेश भारत का एक अच्छा पॉजिटिव पार्टनर बन के हमेशा रहे। और इसी वजह से इंदिरा गांधी ने नाथ बाबू को रॉ के जॉइंट डायरेक्टर के रूप में ढाका में पोस्ट किया। उनका काम सिर्फ एक नॉर्मल इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह नहीं था, वो एक्चुअली में भारत के प्रधानमंत्री के पर्सनल एम्बेसडर की तरह काम कर रहे थे, जिनका सीधा कांटेक्ट शेख मुजीबुर रहमान से था। लेकिन वहां जाके उन्होंने जानबूझ के बहुत लो प्रोफाइल बना के रखी, लगभग अदृश्य की तरह, क्योंकि वो उन्हें चुपचाप काम करना था वहां पर। लेकिन आवामी लीग के जो बहुत ऊपर के लेवल के जो नेता थे, जो लोग थे, वो सब उन्हें पहचानते थे, उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे और वही उन्हें प्यार से नाथ बाबू कह के बुलाते थे। बांग्लादेश के अंदर जो इतना इंस्टेबिलिटी थी, उसने जो विदेशी खुफिया एजेंसीज थी जैसे CIA, ISI, इन सब की एंट्री के लिए भी एक फाउंडेशन बना दी थी, एक रास्ता ओपन कर दिया था। 1971 में अमेरिका और पाकिस्तान को जो अपमान झेलना पड़ा था, वो भूल नहीं पाए थे वो। तो CIA और ISI के कुछ लोगों ने ये मौका देखा कि ढाका में अगर भारत से सपोर्टेड और सोवियत संघ की तरफ, रशिया की तरफ झुकने वाली एक सरकार है, उसको डिस्टेबलाइज भी किया जा सकता है। खुद मुजीबुर रहमान भी इस खतरे को लेकर बहुत अलर्ट थे। वो बार बार रॉ से कहते थे कि बांग्लादेश में CIA की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत तेज हो रही हैं और वो चाहते थे कि इंडिया की हेल्प से वो उस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। और अपने सोर्सेस के थ्रू नाथ बाबू ने एक बहुत खतरनाक साजिश से जुड़ी बहुत अहम सूचनाएं हासिल करी। कुछ जो डिसग्रंटल्ड थे, कुछ सैन्य अधिकारी थे जो बहुत खुश नहीं थे, खासतौर पर जो मेजर और कर्नल थे आवामी लीग के, वो एक बहुत ही डेंजरस तख्ता पलट की योजना बना रहे थे। लेकिन उनका मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, उनकी योजना इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। शेख मुजीबुर रहमान, उनके पूरे परिवार और आवामी लीग के मुख्य जो लीडर्स थे, उनको पूरी तरह से उनका सफाया करने का प्लान था। रॉ के कुछ पुराने जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बताते हैं कि नाथ बाबू ने खुद कई बार सीधे शेख मुजीबुर रहमान को ये वार्निंग दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, यहाँ पे कहीं सेना के जो अंदर के लोग हैं वो इस साजिश से जुड़े हुए हैं। और जो साजिश रचने वाले लोग थे वो अच्छी तरह जानते थे कि जब तक नाथ बाबू ढाका में मौजूद हैं, तब तक उनकी ये साजिश, ये प्लानिंग बहुत बड़े खतरे में है। क्योंकि नाथ बाबू सिर्फ दूर से देखने वाले आदमी नहीं थे, उनकी पहुंच सीधे इंदिरा गांधी तक थी और उनके पीछे भारत राज्य की पूरी जो इंस्टीट्यूशनल पावर था वो खड़ा था। अगर वो मुजीबुर रहमान को पूरी तरह से इस साजिश का यकीन दिला देते या दिल्ली को ऐसे पक्के सबूत दे देते, तो ये साजिश तुरंत कुचल दी जाती और इसलिए नाथ बाबू को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। 24 जुलाई 1974 1974 में 62 साल की उम्र में नाथ बाबू ढाका के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में अपने कमरे में मरे हुए पाए गए। तुरंत जो ऑफिशियल कहानी सामने रखी गई वो ये कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन उनकी जो मौत के हालात थे और उसके तुरंत बाद जिस तरह से चीजों को दबाने की कोशिश की गई, उसने शक को गहरा कर दिया। बहुत सारे खुफिया सोर्सेस से और जो उस समय वहां परिस्थितियां दिख रही थी, उससे ये शक और मजबूत हो गया कि होटल में खाना खाने के बाद या खाने में उन्हें जहर दिया भी हो सकता है। साजिश रचने वाले ये जानते थे कि नाथ बाबू को साजिश की भनक लग चुकी है और इसलिए उन्होंने भारत के एक सबसे इम्पोर्टेंट खुफिया नेटवर्क के सेंटर पे अटैक किया, यानी कि उसके सबसे इम्पोर्टेंट इंसान का खात्मा कर दिया। अब इस पूरे दबाव और ढकने की कोशिश के तरीके खुद भी बहुत कुछ कहते हैं। भारतीय सरकार ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में
अपने सबसे सफल, सबसे सक्सेसफुल स्पाई मास्टर की मौत पर खुलकर और बहुत सख्ती के साथ पारदर्शी जांच की मांग नहीं की। और ये आज भी जो हिस्टोरियंस हैं, जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो आज भी सोचते हैं और आज भी गहरी जांच का एक टॉपिक बना के रखते हैं इसको। बहुत संभव है कि न्यू दिल्ली ने मुजीब सरकार की बहुत ही नाजुक, जो उनकी डेलिकेट सिचुएशन थी, और बड़े विदेशी खिलाड़ी जैसे CIA, ISI की जो भूमिका बन रही थी, उनको देखते हुए हो सकता है कि दिल्ली की सरकार ने इस डेथ को और इस मर्डर को दबाना ही बेहतर समझा हो। क्योंकि अगर इंटरनेशनल हत्या की साजिश, मर्डर की साजिश खुलकर अगर सामने आती तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल संकट भी पैदा हो सकता था। भारत के ऊपर ऐसी मिलिट्री कार्रवाई का दबाव भी बन सकता था जिसके लिए उस समय दिल्ली तैयार नहीं था। और जब नाथ बाबू हमेशा के लिए इस खेल से बाहर हो गए, तो जो आवामी लीग के जो लीडर्स थे, उनके चारों ओर जो एक सीक्रेट, जो एक सेफ्टी की जो ढाल थी, वो तो पूरी तरह टूट ही गई। और फिर 15 अगस्त 1975 की सुबह को ठीक वही हुआ जिसकी चेतावनी नाथ बाबू दे चुके थे। साजिशकर्ताओं ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला, शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी, और बांग्लादेश को कई दशकों तक मिलिट्री तानाशाही, इंस्टेबिलिटी और भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स में गहरी खाई बनाकर उस रास्ते में धकेल दिया। नाथ बाबू की जिंदगी उस खामोश, निर्दयी और अक्सर अनदेखी रह जाने वाली गहरी पॉलिटिकल व्यवस्था की हकीकत को समेटे हुई थी। वो भारत की सीक्रेट नेटवर्क एजेंसी और हिस्ट्री का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सबसे ऊंचा पिलर बने रहते हैं। एक ऐसे अदृश्य, ना दिखने वाले या साइलेंट, चुपचाप काम करने वाले एक आर्किटेक्ट, जिन्होंने इतिहास को शेप किया, इंडिया के मिलिट्री नेटवर्क और ह्यूमन इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क को शेप किया, और जिनकी सबसे बड़ी और सबसे दुखद लेगेसी है उनकी डेथ के आसपास फैला हुआ वो भारी सन्नाटा। उनकी डेथ कैसे हुई, किसने की, किन हालातों में की, ये आज भी कोई नहीं जानता। और नाथ बाबू रॉ के एक बहुत गोल्डन इतिहास का हिस्सा बन के रह गए। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर एक और कहानी लेके आएंगे जिसके सवाल तो हैं पर एक भी जवाब नहीं है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।